हेलो दोस्तों, आई होप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इसी सिलसिले में एक और वीडियो अपलोड हो रहा है, ये वाला, जिसमें ट्रेंड एनालिसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन उठाते हैं अपन लोग। द वर्कर्स इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर एनालाइज द ट्रेंड ऑफ टू वेरिएबल्स फ्रॉम 2011 एंड 12। अब ध्यान से समझो, फोटो में डेटा समझ में आए ना आए, जैसे ही आपको क्लियर होता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल की बात है, तो आप इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की तरफ जाओगे। परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स जब बढ़ जाता है फॉर्मल से, किधर चले जाता है? इनफॉर्मल में। किसका परसेंटेज सर? वर्कफोर्स का। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये क्यों हो रहा है? जो डिग्री, जो नॉलेज, जो स्किल फॉर्म्स को चाहिए वर्कर से, वो उनके पास है नहीं। दूसरा, इसलिए ज्यादातर लोगों को जॉब कहां मिलेगी? इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जितनी जॉब्स क्रिएट कर सकता है, वो उतनी जॉब क्रिएट कर नहीं पा रहा। रीजन बीइंग इन्वेस्टमेंट, या दूसरा वो ज्यादातर कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं? कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। एंड थर्ड, द फॉरमोस्ट, ज्यादा इजीली जॉब जो अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी है जॉब में, वो इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा है। ध्यान देना, इनफॉर्मलाइजेशन में कैजुअल वर्कर्स के बारे में या इनफॉर्मलाइजेशन में कैजुअलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस यूज नहीं करना है। अगला है द फॉलोइंग टेबल शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया 2000 in the year 1972 to 73. Analyze it and give reasons for the nature of workforce distribution. रूरल एरिया में मेल टोटल वर्कफोर्स का 125 और 69 फीमेल। अर्बन, पूरे टोटल वर्कफोर्स में अर्बन एरिया में मेल 32 और फीमेल 7। सबसे पहले ध्यान से समझो, ये परसेंटेज में दिया ना दोस्तों, ये नंबर्स में दिया है, और नीचे जो अपन, जब भी अपन ट्रेंड एनालिसिस करेंगे परसेंटेज में करेंगे। आपको जरूरी नहीं कि आप सिर्फ परसेंटेज में करो, आप नंबर्स पे भी कर सकते हो। क्या लिखा है? द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया 1972-73 वाज 234 मिलियन। दैट इंक्लूड्स, ये इसका टोटल बता रहा है ना, 195 मिलियन वर्कफोर्स ऑफ रूरल एंड 39 मिलियन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। ध्यान से सुनना, this indicates a greater involvement of rural workforce comprising 83%। 234 का तो 195 क्या कहां से आ रहा है दोस्तों? रूरल। ये इससे पता चलता है कि ज्यादातर काम कहां वाले कर रहे हैं? रूरल वाले कर रहे हैं। ऑल्दो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, आगे देखेंगे। फिर क्या लिखा है? दिस इज बिकॉज अ मेजॉरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन कहां पे एंगेज है दोस्तों? एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। आप कुछ भी लिखो, ये लिखना ज्यादा जरूरी है। The rural workforce comprises of 64% of the male and 36 female. In contrast, urban workforce comprises of 82% male and 18% female. अब देखो, रूरल एरिया में ना, जो पॉवर्टी या फैमिली प्रेशर की वजह से, या फिर ये उनके लिए बहुत ज्यादा असेंशियल हो जाता है कि फीमेल को भी काम करना पड़ जाता है। सिर्फ मेल के काम करने से नहीं होगा, क्योंकि पैसे कम है और जो पॉपुलेशन है गांव में, एक फैमिली में जो नंबर्स ऑफ जो पीपल है, फैमिली मेंबर है, वो ज्यादा है, तो आपको भी काम करना पड़ेगा। द पार्टिसिपेशन ऑफ मेल्स इन बोथ रूरल एंड एज वेल एज अर्बन एरिया इज हायर देन फीमेल बिकॉज फीमेल्स के लिए लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू वुमेन फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन। ऑल्सो families often discourage female member to take a job. Consequently, women were confined to household work only. अब अपन चलते हैं, comprising urban female workforce that of rural female workforce, we can conclude that females in rural area ज्यादा है urban area में। In the rural area, despite majority of the population was engaged in farming and allied activity, agriculture sector had low productivity. इतने सारे लोग इंगेज है दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर भी वहां का जीडीपी टू कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। रीजन बीइंग लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आगे चलते हैं दोस्तों, इंटरप्रेट द गिवन डेटा ऑन बेसिस ऑफ फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब ध्यान दो, ध्यान से समझना, ये जो है, ये बात कर रहा है अप्रैल टू नवंबर 19-20, ये वाला बात कर रहा है अप्रैल नवंबर 2020, और ये बात कर रहा है अप्रैल नवंबर 2021। टाइम वही है, ईयर चेंज हो रहा है, मतलब मंथ वही है दोस्तों, ईयर बस चेंज हो रहा है। किसका? ये फिस्कल डेफिसिट का है, प्राइमरी डेफिसिट का। ध्यान से समझो, अगर फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कम हो रहा है, इसका मतलब उस साल हमने बोरोविंग्स कम ली है।
अगर अगले साल बढ़ा तो इस साल के कंपैरिजन में अगले साल हमने बोरोविंग ज्यादा ली है। बोरोविंग ज्यादा लेने का मेन रीजन मतलब ये क्या आपको इंपैक्ट दिखा रहा है, इंप्लीकेशन दिखा रहा है कि टोटल खर्चे में से ज्यादातर खर्चा हमने बोरो करके एडजस्ट किया है। प्राइमरी डेफिसिट अगर ज्यादा आता है, प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोरोविंग का कम पोर्शन ही इंटरेस्ट में यूज हुआ। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट अगर लो या जीरो आता है तो इसका मतलब बोरोविंग का ज्यादा पोर्शन कहां चले गया, पिछले सालों के बोरोविंग्स पर इंटरेस्ट पेमेंट में चले गया। आगे चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रैल टू नवंबर हैज फॉलोड मिक्स्ड ट्रेंड ओवर द लास्ट 3 ईयर। इट वाज ये इसकी बात कर रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर मैं एक लाइन लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2019-20 के कंपैरिजन में 2020 में परसेंटेज ऑफ फिस्कल डेफिसिट बढ़ा था दोस्तों। इसका मतलब हम लोगों ने 2020 में 2019-20 या 20 में बोरोविंग्स ज्यादा ली है। आगे चलते हैं। प्राइमरी डेफिसिट ऑल्सो फॉलोड सिमिलर ट्रेंड, यहां पर भी सिमिलर ट्रेंड है, बढ़ा है कम हुआ है, बढ़ा कम हुआ है। Primary deficit during the period of April to November 2021 turned up at nearly half of the level it had reached during। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि पिछले साल मतलब 2000 ये इसकी बात करें 2020 और 2021 सीधा सीधा 2020 का क्या हो गया दोस्तों, हाफ हो गया। इसका मतलब ध्यान से समझो कि इस साल प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट अमाउंट उस साल ज्यादा थे, तभी तो बोरोविंग का बहुत सारा पोर्शन कहां चले गया, सिर्फ और सिर्फ क्या पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में। अगला चालू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। कमेंट ऑन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन पाकिस्तान। सेकंड, परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन अमंग द गिवन 2 कंट्रीज। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आप लोगों को पता है, जब कोई भी बच्चा अपनी 1 साल की एज भी कंप्लीट नहीं कर पाता ड्यू टू हेल्थ रीजन या ड्यू टू अनोमिनस रीजन, उसकी डेथ हो जाती है। इन्फेंट मोर्टालिटी इज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान इन कॉन्ट्रास्ट टू इन चाइना। द सेक्स रेशियो इज लो एंड बायस्ड अगेन फीमेल्स। बायस्ड अगेन फीमेल्स मतलब या तो फीमेल्स को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि प्रेफरेंस मेल को मिल रहा है। Preference for son prevails which leads to above problem in Pakistan। अब ध्यान से समझो, undernourished children in Pakistan are very high, 45% as compared to China 9%। This is because high level of poverty and large size families। अब देखो चाइना में भी ऐसे दिक्कत नहीं कि चाइना पॉपुलेशन में आगे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर फैमिलीज में एक फैमिली में ज्यादा लोग नहीं है। पाकिस्तान में एक फैमिली में ही नंबर ऑफ जो फैमिली मेंबर है ज्यादा है। और दूसरा, अगर ये तो है, चलो ठीक भी है, जो पॉवर्टी का रेशियो है चाइना में उससे कहीं ज्यादा पॉवर्टी किसमें है दोस्तों, पाकिस्तान में है। मदर्स आर अंडर नरिश्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो द चिल्ड्रन ऑल्सो सफर फ्रॉम malnutrition even after birth। Whereas in China, because of the one child norm for a long time, the children are healthy and better nourished। भैया देखो, ना तो ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है अपनी फैमिली के लिए चाइना को, मतलब एक नॉर्मल पैसे में भी आपकी फैमिली अच्छा खासा जो नरिश फूड है, जो अच्छा खासा फूड, हेल्दी फूड है, वो कंज्यूम कर लेगी। आगे चलते हैं दोस्तों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। Comment upon the people below poverty line among the 3 countries। इंडिया में 37, चाइना 32, पाकिस्तान सबसे ज्यादा। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन है 39, चाइना में 9 और पाकिस्तान में 45। The given data shows that percentage of people living below poverty line is maximum in Pakistan, followed by India। देखो अपन ने कुछ नहीं किया, इस पहले पॉइंट में हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं तोड़ा है, सिर्फ मैंने परसेंटेज के बेसिस पे पहले एक कंपैरिजन की लाइन लिख दी। ठीक है, दूसरा लाइन देखिए। Comparing the undernourished children among India, China and Pakistan, we notice कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा, ये लिखा होगा, we notice the percentage of undernourished children is 9% in China। या आप लिख सकते थे, देखो लिखा है, या आप लिख सकते थे इन कॉन्ट्रास्ट पाकिस्तान परसेंटेज इज वेरी हाई। ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में अगेन पॉवर्टी पीक पे है और वहां नरिशमेंट की थोड़ी सी दिक्कत है। रीजन मीइंग फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, और जो कमा भी रहे हैं वो फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग उतना सप्लाई मनी या इनकम नहीं कर पा रहे हैं।
आगे दोस्तों, अब ये ट्रेंड आपको उतना देख नहीं पाओगे आप लोग, इसका पीडीएफ अभी मैं डाल दूंगा उसमें, जब आप ये वीडियो देखोगे ना तो ग्रुप में आपको पहुंच जा रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फिगर इंटरप्रेट द इंडियाज परफॉर्मेंस इन, पहली बात तो मैं बता देता हूं क्या पूछ रहा है, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर रहा है, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फोटो है और ये बीओपी है। अब ध्यान से समझो, सरप्लस इन बीओपी, सरप्लस इन बीओपी, ये सिर्फ सरप्लस की बात कर रहा है। तो 2019-20 में सरप्लस गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, फिर 2020-21 हाईएस्ट सरप्लस का रिया था और स्टीप गिरा 2020 के लास्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में 21-20 में फिर चले गया। इसका मतलब जितना ज्यादा सरप्लस होगा उतना ज्यादा देख रहे हो, उतना ज्यादा देख रहे हो, ये जो 2 पॉइंट है ये शो कर रहा है कि इस साल ये जो दोनों स्पाइक है, ये दोनों को कनेक्ट करके अपन बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा बीओपी में सरप्लस होगा उतना ज्यादा फॉरेक्स में रिजर्व्स आएगा। डिस्पाइट ऑल द डिसरप्शन कॉज्ड बाय द ग्लोबल पेंडेमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट रिमेन्ड इन द सरप्लस थ्रू आउट द लास्ट 2 years। दिस अलाउड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करे कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हम लोग बहुत बड़े पोजीशन पे है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों। आगे देखो क्या लिखा है, दिस इज अलाउड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कीप एक्यूमुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व which stands at US 634 billion on 31st December 2021। सर अगर हमको डेटा एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप ये इसकी जगह पे आप सीधा ये लिख सकते हो ना कि कीप एक्यूमुलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व which stand at highest amount as a foreign exchange reserve। This is equivalent to 13.2 months of import and higher than the country's external trade। अब ये लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रास्ट टू इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और हम लोगों को एक्सटर्नल ट्रेड ज्यादा करने की क्या बोलते, एक्सटर्नल डेट हम लोगों को ज्यादा मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सरप्लस अगर ज्यादा है इसका मतलब हम लोग जो ट्रेड है ना, ट्रेड बिजनेस जो है हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, दैट इज हमारे पास फॉरेक्स ज्यादा रहा है। आगे चलते हैं, अगला है The following table shows distribution of workforce in India for the year 1970 to 1973। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं दोस्तों, रिपीट हो गया गलती से। आगे, interpret the given shown trend in capital expenditure also states why government has relied on it after COVID-19 disruption, share of revenue and capital expenditure in total expenditure। अब ध्यान से समझो, the share of revenue in capital expenditure in total expenditure followed a wavering trend। ठीक है, wavering trend मतलब the share of capital expenditure was around 12% in 2014-15। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, व्हाइट जो लाइन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वाली जो लाइन है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज 12%, अराउंड 14% in 2015-16 and around 14.5, indicating rising trend in its share in total expenditure। ये याद रख लो दोस्तों। आगे, द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2017-18 वाज अबाउट 12%। 12% फिर से 2017-18 में देखो 12%, एंड द ईयर 2018-19 वाज अबाउट 30%, इंडिकेटिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड, इंडिकेटिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड। अभी तक ऐसा कुछ बहुत खतरनाक एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। Government has focused on improving the quality of expenditure in both 2021, 2022। कैसे पता चला सर, देखते हैं। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, हम लोग अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ रहा है 2021 में, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये इस बात को डिनोट करता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आप डिस्कस करते हैं। As a proportion of total expenditure, capital expenditure has been estimated to increase from 12% to 15.9%। ये शो करता है कि हमारे कंट्री में इस टाइम पीरियड पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर या इंडस्ट्रियल सेक्टर पर या ऐसे खर्चे जिसमें हो सकता है लाइबिलिटी पे ऑफ करने वाले, या हो सकते हैं ऐसे खर्चे जिसमें लाइबिलिटी पे ऑफ, या हो सकता है एसेट बढ़ाने वाले खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। द हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर विथ अ फोकस ऑन, देखो क्या लिखा है,
इंफ्रास्ट्रक्चर विल हैव अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द ऑनगोइंग इकोनॉमिक रिकवरी। भैया जितना ज्यादा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उतना ज्यादा आपके एसेट क्रिएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कमेंट ऑन द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अमंग इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान इज मोर अर्बनाइज्ड देन इंडिया, डू यू एग्री? Infant mortality rate is very high in Pakistan as compared to India. This is because large size families are leading to the more under children. Indeed, Pakistan is more or urbanized as 39% of the people living in urban area in Pakistan contrast to 33 living in the urban area in India. बहुत ऐसा खतरनाक कोई कंपैरिजन नहीं था, नॉर्मल आंसर्स थे दोस्तों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा ऑन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न in India, employment pattern status wise 1972-73 में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 61.4, 2011-12 में। अब मैं एक चीज बोल सकता हूं, देखो जिनको ज्ञान नहीं है ना, वो लोग ऐसे लिखो 72-73 के कंपैरिजन में 2011-12 में सेल्फ एम्प्लॉयड गिरा है, रेगुलर सैलरी बढ़े हैं और कैजुअल वेज भी बढ़ा है। ठीक है, ओके। एनालाइज द ट्रेंड इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट व्हिच सोर्स इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। तो सब में तो दिख रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड। ऑन द बेसिस ऑफ टेबल प्रोवाइड देयर इज अ चेंज्ड ट्रेंड इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडिया। पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू रेगुलर एंड कैजुअल। क्योंकि 61 से 52 हो जाना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9% कम हो जाना, तो ये दोनों कहां गए हैं दोस्तों? ये दोनों गए हैं रेगुलर और कैजुअल में। आगे चलते हैं। Self-employed continues to be major employment provider 52% as compared to regular salaried and casual. Or the above process of status movement from self-employed regular employment to casual। अरे क्या तबाही लाइन है दोस्तों, ये लाइन याद रख लो, एग्जाम में काम आएगी। अगर आप लोगों को दिखता है कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय या कैजुअल वेज वर्कर, ये आपको दिख रहा है कि कैजुअल वेज वर्कर बढ़ रहे हैं, तो लिख देना कैजुअलाइजेशन, लिख देना दोस्तों कैजुअलाइजेशन, अगर कैजुअल वेज वर्कर बढ़ रहे होंगे परसेंटेज में तो। अगला ट्रेंड डिस्कस करते हैं दोस्तों, राइजिंग ईयर एवरेज ऑफ मंथली ग्रॉस जीएसटी कैलकुलेशन। इंटरप्रेट द अबाउट ट्रेंड ऑफ जीएसटी कैलकुलेशन ओवर द लास्ट 4 ईयर। जीएसटी रेवेन्यू देखो बढ़ रहा है, जीएसटी रेवेन्यू हैव स्टीडीली, ये अच्छा ये कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए अच्छा वर्ड है, ग्रोन। द ईयर एवरेज ऑफ मंथली जीएसटी कलेक्शन हैज इंक्रीज फ्रॉम 0.9 लाख करोड़ टू 1.1 लाख करोड़ इन 2021-22। जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड ऑन द 1st जुलाई 2017 इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एनालाइज द ट्रेंड, रीसेंट ट्रेंड इन सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं ईयर वाइज, कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं सेकेंडरी और टर्शियरी में। अब 1993-94 में टोटल वर्कफोर्स का 64% प्राइमरी सेक्टर में गिर के हुआ 60.4, गिर के और हो गया 48.9। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर उतना ज्यादा वर्कफोर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए कम लोग वहां परसेंटेज लोग लगे हुए हैं। सेकेंडरी सेक्टर 16 से कम हुआ था, 15.8 हुआ था, लेकिन 2011-12 में फिर बढ़ा है। और सर्विस सेक्टर सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है। ये तो आपको पता चल गया आईटी सेक्टर, ये आपको पता चल गया स्किल्स, ये आपको पता चल गया एजुकेशन, एंड लोगों का प्रेफरेंस है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तरफ। The given data indicates that over the given period, the proportion of workforce in primary sector has gone down significantly, whereas the employment share, देखो फिर से मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा आंसर देखो ऐसा नहीं दिख रहा है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ कंपैरिजन किया है। whereas the employment share of both secondary sector and service sector has increasing gradually, कुछ नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं। while the share of secondary sector has gone up recently, the corresponding figure for service sector has gone up। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस ऑल्सो शोज दैट डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर रिमेन्ड हाई एज सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर वाजंट क्रिएटेड इनफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर से हम लोग बोल रहे हैं, अभी भी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादातर डिपेंडेंसी किसमें है दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर। आगे चलते हैं। कंपेयर द एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया चाइना विथ वैलिड आर्गुमेंट। ये एनुअल ग्रोथ की बात कर रहा है, एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 1980 1990 से 2015-17 में।
अब ध्यान से समझो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको इसका आंसर बहुत ही नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार देखा है मैंने। The given data shows that China has gained economic strength over the year when many developed countries were finding it difficult to maintain growth rate even of 5%। बहुत अच्छी लाइन है, चाइना डबल डिजिट मेंटेन कर रहा है। चाइना was able to maintain double digit growth during the decade of 1980s। The growth rate of China has reduced to an average of 6.8% over the period 2015-17। अब ध्यान से समझो ना, जबरदस्त लाइन डिस्कस करने वाली। In the recent past, India has posted a decent rise in growth rate, while India had maintained a reasonable growth rate of 5.7% in the decade of 1980। It is shown that great caliber and character in the period 2015-17। इसकी बात कहने का मतलब ये लग रहा है कि चाइना जितना ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा था उतना वो कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पाया, वेयर एज इंडिया ने एक कंसिडरेबल राइज परसेंटेज देखा है। अगला, the graph given below the highlights the situation of gross fiscal deficit in the context of the Indian economy taken from RBI's bulletin on government finance 2019-20, a half year review। In the context of the figure given below, give the meaning of fiscal deficit and explain any two ways to deal with the such problem। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। कर्टेल करो कैपिटल एक्सपेंडिचर को एंड टू रेज द रेवेन्यू रिसीट्स। ये थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ट्रेंड वाला नहीं। हाँ, on the basis of given chart, interpret the trend of fiscal deficit as percentage of budget estimate। अब ध्यान से समझो, अप्रैल 2019 के कंपैरिजन में 2020 में थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन स्टीप फॉल हुआ है 2020-2021 में। फिस्कल डेफिसिट का गिरना इस बात को शो कर रहा है दोस्तों, या तो आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स वो कम हुए जो बोरोविंग लेके एडजस्ट करना पड़ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन सालों में हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा ज्यादा, जिसकी वजह से हमको खर्चे करने के लिए बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ी। द डेटा इन गवर्नमेंट अकाउंट्स फॉर अप्रैल टू, फिर से कोई ऐसे बहुत खतरनाक लाइन लिखी होगी, यहां देखते हैं कोई लाइन भी ऐसी एक्सप्लेनेशन की लाइन नहीं लिखी है, तो अपन लिखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट जो पिछले सालों में मतलब 2020 के लेके 2021 में जो गिरा है, वो ये शो कर रहा है कि बजट एस्टिमेट में हमारे पास या तो रेवेन्यू ज्यादा था, या रेवेन्यू के सोर्स अच्छे थे, या फिर वो एक्सपेंडिचर जो बोरोविंग लेके करते थे वो एक्सपेंडिचर हमें करने नहीं पड़ रहे हैं। कहने का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीव्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीव्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था जो बोरोविंग को लीड करता हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। कमेंट अपॉन द मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मदर का प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ अमंग दीज टू कंट्रीज। मैटरनल मोर्टालिटी रेट इंडिया में 174 पर लाख बर्थ है और 68.3 है इंडिया का, सॉरी 27, सॉरी ऐसे कंपैरिजन है, ठीक है वर्टिकल। हाँ, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है इंडिया का 174, चाइना का 27, बहुत कम है चाइना का, बहुत कम। ये शो कर रहा है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नरिशमेंट मिलना चाहिए मदर को, वो अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है चाइना में कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.3 और चाइना की 76, ये दोनों हेल्थ को ही डिनोट करना है। देखो क्या लिखा है, द गिवन डेटा शोज दैट मैटरनल मोर्टालिटी रेट, वो तो फिर ज्यादा है कम है बस वो लिख दिया। रीजन, दिस इज बिकॉज द बेटर हेल्थ केयर फॉर द एक्सपेक्टेंट मदर्स इन चाइना वेयर दे गिव बर्थ टू वन चाइल्ड ओनली फॉर क्वाइट सम टाइम एज पर द वन चाइल्ड नॉर्म, whereas India, because of the large number of children to the mother suffer from ill health due to lack of proper medical care, poverty and undernourishment, many women die during pregnancy at a childbirth. Life expectancy is also higher, better for China in contrast to India. फिर reason क्या लिखेंगे अपन, this is because good health of people in China in contrast to India which suffers from ill health and undernourishment। वही चीज फिर से लिखा हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। कमेंट अपॉन द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी सेक्टर वाइज इन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, विच सेक्टर इज अ मेजर प्लेयर इन द बोथ कंट्रीज। अब आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में 17, चाइना में 9। और आपको लगेगा कि अरे वाह यार अपन तो चाइना से बहुत आगे हैं। एक चीज सोचो, इतने लोग वर्कफोर्स लगा हुआ एग्रीकल्चर में, स्टिल
हमारे पास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ कितना आ रहा है दोस्तों, 17%। गलत बात है। आगे चलते हैं। इन चाइना एज पर द नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग लीस्ट 9% एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू हाईली टू जीडीपी 43 एंड 48। In India, agriculture contribute least 17%, followed by 30 and 53%. हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा किधर से है, सर्विस सेक्टर से। इन बोथ द कंट्रीज सर्विस सेक्टर इज इमर्जिंग द मेजर प्लेयर ऑफ द डेवलपमेंट, ये जरूर लिखना है। द मोस्ट टू जीडीपी 53% एंड 48% चाइना। बट इन चाइना, ध्यान से देखो दोस्तों, इंडस्ट्री में चाइना आगे है हमारे से सीधा सीधा 13%। ये शो कर रहा है कि उनकी इकोनॉमी आज भी बहुत ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है अपने जीडीपी ग्रोथ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर। एनालाइज द ट्रेंड इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन द मेजर सेक्टर पोस्ट 1991 on the basis of the data given below. Which sector has witnessed a growth higher than the overall GDP growth in 2014-15? अब आगे किसकी बात कर रहा है, ये इंडिया की ही बात कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर 3.6 से माइनस चली गई दोस्तों ग्रोथ रेट। इंडस्ट्री 7 पॉइंट, ये ऑलमोस्ट देखो ये सेम है, ऑलमोस्ट मेंटेन कर रहा है। सर्विस सेक्टर बढ़ा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर बढ़ा है 6.7 से 10, 10 से 7.8, 7.8 से 8। फिर आगे चलते हैं। While analyzing the trend, ये ध्यान से समझना है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। While analyzing the trend in growth GDP in the major sector post 1991, it has been observed that the growth of GDP increased from 5.6, ये इसकी बात कर रहे हैं, टोटल की बात कर रहे हैं, 5.6 to 8.2 during the 2007-12 the growth of agriculture has declined, दिख गया। The industrial sector reported fluctuation in growth of service sector has gone up during the reform period after 2012। आफ्टर 2012 सब देखो गिर रहे, एग्रीकल्चर बढ़ा, इंडस्ट्री गिर गया, सर्विस सेक्टर गिर गया, वही लिखेगा। After 2012, there has been a setback in growth rates of different sector, while agriculture recorded high growth witnessed. This sector witnessed a negative growth in subsequent year. अब अगर इसके बाद देखें 2013-14 के बाद 2014-15 में, तो देखो क्या हुआ है, ये तो नेगेटिव इंपैक्ट देख रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ी है, सर्विस सेक्टर बढ़ा है। तो अपन लिख सकते हैं कि 2014-15 में ना, 14-15 में दो सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखा है और एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ रेट। इट इज द सर्विस सेक्टर व्हिच ग्रीव एट 9.8% हायर देन द ओवरऑल जीडीपी तीनों सेक्टर से। कमेंट अपॉन द ट्रेंड ऑफ आउटपुट ग्रोथ इन डिफरेंट सेक्टर फ्रॉम 1980 टू 2050 अमंग द इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। 1980-1990 में कंट्री इंडिया एग्रीकल्चर 3.1, सर्विस सेक्टर 6.9 और इंडस्ट्री 7.4। अब ये 2011 को 1980 और 1990 से कंपेयर करना है। इंडिया में एग्रीकल्चर में कितना था, 3.1%, और 2011 से 15 में कितना है, 2.3%। इंडस्ट्री में हम लोग थे 7.4% गिर के 5, सर्विस सेक्टर में 6.8 बढ़ के कितना हो गया है, 8.4। चाइना एग्रीकल्चर में 5.9 से गिर के 4.1, इंडस्ट्रीज 10.8 डबल डिजिट से सीधा 8.1 और सर्विस सेक्टर में 13.5 से 8.4। पाकिस्तान भी सर्विस सेक्टर में गिरा है, इंडस्ट्री में भी गिरा है और एग्रीकल्चर में। तो अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि चाइना थोड़ा मेंटेन कर रहा है, पाकिस्तान तीनों ही सेक्टर में गिरावट दिखी है। आगे देखते हैं। In the last 4 decades, the growth of agriculture sector, which employs the largest proportion of workforce in all the 3 countries, has declined. हमारे तीनों कंट्री, हमारे मतलब तीनों कंट्री की बात करें तो तीनों कंट्री का वर्कफोर्स ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वहां से ग्रोथ रेट बढ़नी चाहिए ना दोस्तों, तो रिसेंट ईयर में तो डिक्लाइन हो रही है। इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना हैज मेंटेन्ड अ डबल डिजिट, कब, 1980 टू 2000, वो उस समय की बात कर रहा है, ग्रोथ रेट, वेयर एज फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रोथ रेट हैज डिक्लाइन। In case of service sector, India was able to raise its rate growth during the 1980-2015, while China and Pakistan stagnated with their service sector growth. Stagnated मतलब ज्यादा बढ़ा नहीं है, वो ऐसा बात कर रहे हैं। Thus, India growth is mainly contributed by the क्या लिखेंगे दोस्तों, सर्विस सेक्टर। 16.9 से 6.9 से 8.4 हो गया, तो अपन बोलेंगे कि ज्यादातर सर्विस सेक्टर से ही एक्सेलरेशन मिल रहा है। Analyze the trend in sectoral distribution of workforce in India on the basis of data trend in employment pattern। अब आगे चलते हैं। आगे
प्राइमरी सेक्टर 17.4.3%, 74.3%। देखो किसकी बात कर रहा है, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेटा इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्राइमरी सेक्टर में ना डिक्लाइन दिख रहा है, सर्विस सेक्टर बढ़ गया है, सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी आज भी ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं। ये आपको सिर्फ इतनी चीजें समझनी है कि आपको सबसे पहले तो परसेंटेज वाइज कंपैरिजन लिख देना है, फिर आपको इंटरप्रिटेशन पे आना है और फिर लास्ट में आपको कमेंट करना है। ये अपने को समझ में आ रहा है। इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट एरिया एज पर 2022, द टॉप 10 कंट्रीज बाय फॉरेस्ट एरिया इन 2020-22। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया देख लो और चाइना का फॉरेस्ट एरिया देख लो और पाकिस्तान का नहीं दिया, फॉरेस्ट ही नहीं है। फॉरेस्ट एरिया रिफर्स टू द एरिया रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट। Government records is also called recorded forest area. The given figure shows that Russia, Brazil, Canada, USA, China were the top 5 largest country by forest, while India was the 10th largest country by forest area. मतलब हमको फायरवुड हो गया या बहुत सारे एनिमल सेंचुरी हो गया, बहुत सारे कम है। हाँ, in the light of given figure explain how fiscal deficit is bearing and on inflationary woods. क्या पता क्या होता है? Fiscal deficit is difference between total government receipts, total government receipt, tax and non-debt capital, and the total expenditure. Fiscal deficit can lead to cost push inflation. Cost push inflation मतलब होता है जितना ज्यादा बोरोविंग लेके खर्चा करोगे इतना ज्यादा आपका फ्यूचर में रिकवरी आपको बढ़ाना पड़ता है, इसलिए आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब ऐसी महंगाई जो सिर्फ आपके खर्चों को बढ़ा रही है, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। The government being a major player in the market for borrowing and doing away with the practices of getting currency notes printed exert an upward pressure on interest rate. Higher interest rate increase production cost, which is passed on to consumers, thereby leading to the higher prices. अब ध्यान से समझो, fiscal deficit due to productive investment may have a less impact that take care of both the rise in demand and supply in the comparison to expenditure where productive activities do not occur. अब देखो ध्यान से समझना, यहां ये लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा ना वो इस चीज को डिनोट करता है कि आप ऐसे जगहों पर खर्चा कर रहे हैं जहां से डिमांड है, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो खर्चा बोरोइंग करके लेंगे तो रिकवरी भी आपको स्पीड में करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हो सकता है जिस सेक्टर में आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं उस सेक्टर में कॉस्ट भी बढ़े। देखो डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा एंड सप्लाई विल लीड टू ज्यादा प्रोडक्शन विल लीड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं। एनालाइज द वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल अर्बन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। वुमेन अगर देखेंगे तो अर्बन एरिया में 14.2, रूरल एरिया में 17.2, ये 5 सॉरी ये बात करता है पॉवर्टी। Women constitute 16.5% of the total workforce population in the economy. The number of women workers in rural area is relatively higher than the women in urban area due to abject poverty in rural area. Rural women are compelled, जरूरी हो जाता है to work more than their urban counterparts as male member of do not earn sufficient income. कहाँ की बात हो रही है? रूरल एरिया में मेल उतना ज्यादा नहीं कमा पाते तो फैमिली के प्रेशर में या पॉवर्टी के कारण काम करना पड़ जाता है। Compare, analyze the given data for India, China with valid argument. Annual growth rate of population की बात कर रहा है दोस्तों, जेंडर रेशियो की बात कर रहा है। जेंडर रेशियो में अपन देखेंगे तो बहुत पीछे है, ये मेल प्रेफरेंस दिखा रहा है या फीमेल फेटिसाइड दिखा रहा है। The given data in the table provided indicates that China was successful in arresting its annual population growth rate with the implementation of stringent measure, that is one child policy. Due to this step, China was able to check its population growth rate at rate of 0.5%. वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 के बाद इसकी वजह से उस कंट्री में जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत कम है दोस्तों इंडिया के कंपैरिजन में। On the other hand, India stood almost double to China with population growth rate 1.2%. Gender ratio is low and biased in both the countries towards male. Due to preference for male child, this indicates that social dynamics दोनों कंट्री में एक दूसरे के ही मतलब सिमिलर ही हैं, दोनों ही कंट्री मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। कंपेयर द एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ इंडिया एंड चाइना विद वैलिड रीजन। ये पिछला ही क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, यहां पर खत्म करते हैं ट्रेंड एनालिसिस वाला टॉपिक। ये ट्रेंड एनालिसिस वाला टॉपिक और
मैं एनसीईआरटी के भी ट्रेंड एनालिसिस एक बार देखने बोलूंगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ट्रेंड एनालिसिस जो एनसीईआरटी में होते हैं वो उठा के सीधे आपको दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।